हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम संसदीय शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम इस तथ्य पर गौर करना अनिवार्य है कि वर्तमान दौर की लोकतांत्रिक सरकारों को कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव और विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय शासन व्यवस्था एवं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और वह अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहने का यह मतलब नहीं है कि विधायिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहेगा, बल्कि इसका निहितार्थ यह है कि कार्यपालिका अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर विधायिका का विश्वास प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक नहीं होगा। यदि हम संसदीय शासन व्यवस्था को भारतीय संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो हमें ये समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है। तो इस क्रम में जो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में उठेगा या उठता है वह यह है कि क्या भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है या नहीं है। तो इसका उत्तर है हाँ, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। यदि हम भारत के संविधान पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाएंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 द्वारा केंद्र में एवं अनुच्छेद 163 और 164 द्वारा राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है। अब जिस संसदीय व्यवस्था का अस्तित्व भारत में विद्यमान है, अगर हम उनकी विशेषताओं को जान जाएं कि क्या विशेषताएं हैं जो भारत की संसदीय व्यवस्था है, तो हमें इससे संपूर्ण संसदीय शासन व्यवस्था को समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम इन विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं जो कि भारत की संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं होंगी। इसमें सबसे पहले हम रख सकते हैं दोहरी कार्यपालिका या डुअल एग्जीक्यूटिव को। अब भारत में दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के भीतर या भारत के अंदर राष्ट्रपति एक नामिक कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री एक वास्तविक कार्यपालिका। यानी यहाँ राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है एवं प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। इसी तरह दूसरी विशेषता जो भारतीय
संसदीय शासन व्यवस्था की हम कह सकते हैं वो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इस संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल, उन सब का नेता होता है। सामान्यतः उस दल का नेता जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। इसलिए प्रधानमंत्री का सरकार के संचालन में बहुत ही अहम या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि चूँकि जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है सामान्यतः उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और पूरी सरकार का निर्माण करता है या कार्यपालिका का निर्माण करता है। यानी यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि सरकार के बने रहने के लिए लोकसभा में बहुमत अनिवार्य है। तो इसी से एक बात और निकल के आ जाती है यहाँ पे कि लोकसभा में बहुमत अनिवार्य है सरकार के बने रहने के लिए, इसीलिए संसदीय शासन व्यवस्था में एक निश्चित कार्यकाल का भी अभाव रहता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय संसदीय व्यवस्था की अगली विशेषता को देखते हैं, जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का एक विशिष्ट सिद्धांत है। इसमें मंत्रिपरिषद का संसद, विशेषकर लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अर्थात यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो फिर समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है तो प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है, चाहे वह मंत्री लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करती है और साथ साथ सारे काम वो लोग करते हैं। इसके साथ एक अन्य और विशेषता जो हम देखते हैं भारतीय संसदीय व्यवस्था में वो है दोहरी सदस्यता या डुअल मेंबरशिप की बात जो करता है। आप समझते हैं कि डुअल मेंबरशिप का क्या तात्पर्य है, क्या निहितार्थ है इस भारतीय संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में। तो अब हम भारत में जब देखते हैं तो यहाँ पर इस संसदीय व्यवस्था में, शासन व्यवस्था के अंदर जो मंत्री होता है वो मंत्री कार्यपालिका लेजिस्लेचर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एवं विधायिका लेजिस्लेचर, इन दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यद्यपि संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह में संसद का सदस्य बन जाना होगा। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे मंत्री बनने की तिथि से 6 माह के भीतर लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ध्यान रखिए मैं केंद्र की सरकार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ यहाँ लोकसभा या राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये विशेषता हो गई दोहरी सदस्यता की। कोई भी
व्यक्ति मंत्री तभी बन सकता है जबकि वो संसद का सदस्य हो। अब इसकी अगली विशेषता जो आज इस वीडियो की शायद आखिरी विशेषता होगी भारतीय संसदीय व्यवस्था की, इसको देखते हैं कि इसमें निचले सदन का विघटन या डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस का प्रावधान है। अब इसको समझते हैं कि भारत की संसदीय व्यवस्था में ऐसे क्या प्रावधान हैं कि जिससे निचले सदन का विघटन किया जा सकता है। एक्चुअली हमारे यहाँ निचला सदन मतलब संसद के संदर्भ में निचले सदन का तात्पर्य है लोकसभा से। लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। कुल मिला के इसका तात्पर्य है कि जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका को विधायिका के विघटन का अधिकार है। पर यहाँ पे मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँ कि कार्यपालिका सिर्फ निचले सदन का विघटन कर सकती है, उच्च सदन या राज्यसभा का विघटन संभव नहीं है। फिर भी हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारी संसदीय व्यवस्था के भीतर कार्यपालिका को विधायिका के विघटन का अधिकार है। इस प्रकार इन सभी विशेषताओं को देखने के बाद हम यह देखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था के भीतर कार्यपालिका का विधायिका के साथ एक घनिष्ठ संबंध है और साथ ही कार्यपालिका को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर विधायिका के विश्वास को बनाए रखना अनिवार्य है। धन्यवाद।